नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नजीब जंग का दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा, शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का हवाला। कांग्रेस का केंद्र और केजरीवाल के बीच सांठगांठ का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप। राहुल का पलटवार, कहा मजाक के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों का देना होगा जवाब। तमिलनाडु के मुख्य सचिव पद से हटाए गए पी राम मोहन राव, गिरिजा वैद्यनाथन को दी गई जिम्मेदारी। आयकर विभाग के छापे के बाद बड़ी कार्रवाई। निजी क्षेत्र में कन्नड़ भाषियों को 100% रिजर्वेशन की तैयारी। कर्नाटक सरकार का नियमों में संशोधन का मसौदा जारी। आईटी और बायोटेक सेक्टर पर लागू नहीं। आर अश्विन साल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट का भी मिला सम्मान। आईसीसी टेस्ट टीम में कोहली को जगह नहीं। और देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बेईमानों को बचाने का आरोप लगाया है। वाराणसी के बीएचयू के समारोह में उन्होंने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल पर तंज कसने से वो नहीं चूके। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बेईमानों को बचाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया। पैकेट के अंदर क्या है पता ही नहीं चलता, अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। प्रधानमंत्री ने विरोधियों की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा कि पाकिस्तान भी इसी तरह से भारत के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी रहे। जब मैं कैशलेस की बात करता, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? मतलब चिदम्बरम जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। बीएचयू में उन्होंने महामना मालवीय कैंसर सेंटर का शिलान्यास किया। वहीं डीएलडब्ल्यू मैदान में ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी नींव रखी। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर बहराइच रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनका चाहे जितना मजाक उड़ा लें, लेकिन करप्शन के सवालों का जवाब देना होगा। राहुल ने आरोप लगाया कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज पर राहुल गांधी ने बहराइच की जन आक्रोश रैली में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जितना मजाक उड़ाएं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना ही होगा। मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ,
मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। फिर से आज मैं वही सवाल आपके सामने प्रधानमंत्री से पूछूंगा। बुधवार को मेहसाणा रैली में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी की योजना गरीबों, किसानों और छोटे दुकानदारों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने साफ किया कि कुछ चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सारी कवायद कर रहे हैं। उस लाइन में मुझे एक अमीर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। उस लाइन में मुझे एक सूट बूट वाला नहीं दिखाई दिया। वो लोग आपके जहाज में दिखाई देते हैं, आपके साथ चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। राहुल गांधी आयकर विभाग का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 2013-14 के दौरान सहारा से 6 महीने में 9 बार में 40 करोड़ रुपए मिले। गरीबों और कारोबारियों को जबरन कैशलेस भुगतान के लिए मजबूर किए जाने पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में समझने की कोशिश करेंगे कि असल में उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या लड़ाई यहीं तक सीमित रहेगी या फिर मुद्दे कुछ और आएंगे। नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, स्वागत है आपका। नीरजा, बैटल ग्राउंड यूपी इस वक्त है और यहाँ पर जिस तरीके से हालत दिख रही है, कल एक हमला हुआ, उसके बाद फिर से हमला। सबसे पहले मैं राहुल पर आऊँ। राहुल ने जिस तरीके से आरोप लगाए और उसके बाद जो बीजेपी की ओर से रिएक्शन था, स्वाभाविक से रिएक्शन दिख रहा है, या फिर राहुल ने आज जहाँ से आगे किया कि मजाक आप उड़ा सकते हैं लेकिन जवाब के लिए तो आपको उतरना पड़ेगा। देखिए, इसमें इंडिविजुअल्स अपनी जगह हैं, लेकिन राहुल के चार्ज जो हैं, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको देख रहा है। फिलहाल इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, कोई ठोस एविडेंस नहीं दिख रहा है, फिर पर और भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जा रही हैं। खैर, वो अलग चीज़ है, लेकिन चार्ज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किए गए हैं। देश का प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंडिविजुअल नहीं है। आप सब, मुझे, आपको, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चार्ज हल्का चार्ज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और अगर नंबर 2 है जो देश में डिफैक्टो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, डिसीजन मेकिंग वही करते हैं, और वो पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है संसद के अंदर, वो पार्टी जो देश में भी पूरा उसका फैलाव है और जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, अगर उसके नेता ये चार्ज लगा रहे हैं तो वो भी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। राहुल गांधी स्पीच कर पाए, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरह से आज जो उस चीज़ को हैंडल किया और मतलब मजाक मजाक में उड़ा दिया। लेकिन देश के सामने, हम लोग के सामने तो ये सवाल है, अगर नंबर 2 कंट्री का नंबर 1 पे सीधा सा आरोप लगा रहा है किकबैक्स का, तो एक अश्योरिंग चीज़ होगी देश के लिए अगर प्रधानमंत्री की तरफ से उसका जवाब हो। जो बात कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने आज लिखी और कही भी, क्या वाकई वो उसकी तरफ आप इशारा करें कि बीजेपी को कम से कम प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो तथ्यों के आधार पर और डेट वाइज, यानी कि एक समराइज तरीके से लगाए हैं, जवाब भी उसी तरीके से आना चाहिए था, और जवाब जिस हल्केपन के जरिए आ रहा है उससे लगता है कि मामले में दम है। वो हम नहीं कह सकते कि उसकी वजह से मामले में दम है, क्योंकि आपको याद होगा हवाला जैन हवाला डायरी में बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए 9 कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। नरसिम्हा राव के ज़माने में कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया था। तो डायरी एंट्री एक सबूत नहीं है, जरूरी ये पहले भी कोर्ट ने कहा है। और जो बिरला का उन्होंने चार्ज किया है कि ईमेल कंप्यूटर में था, तो ये मामला कोर्ट ही डिसाइड करेगा उसमें कितना दम है, कितना एविडेंस आता है। लेकिन क्योंकि पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व हैं, हमारा लोकतंत्र है, तो अगर नंबर 2 नंबर 1 चार्ज लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ जवाब तो आना चाहिए उनकी तरफ से। ये सिंपल मेरा मानना है। या फिर इस बैटल को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं नीरजा कि जब अगस्ता वेस्टलैंड का मामला आया उसमें भी कुछ इसी तरह के डायरियों में नाम आए जिसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला, और ख़ासकर अगर मैं जिक्र करूं स्वामी का, उन्होंने मिशेल को लेकर एक जो उनका एक अपना खाका था उसके ज़रिए गांधी परिवार पर हमला किया। तो अब क्या डायरी या फिर कंप्यूटर एक्सेल शीट पर नाम
वहाँ की लड़ाई बराबर पर राहुल गांधी खड़ा करना चाहते हैं कि अगर उस नाम के जरिए आप हमला कर सकते हैं तो उस नाम के जरिए आपको हमला चाहिए? हो सकता है, और वो स्पष्ट है। पार्लियामेंट में नहीं बोले, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा। ये भूकंप का जो रेफरेंस था मतलब वो उसका मजाक ही बन गया है। लेकिन चार्ज और ये सब अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह है ये, लेकिन ये चार्ज जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे नहीं आया, ट्विटर पे नहीं आया, PIL के द्वारा नहीं है। ये देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं। और जब ये होता है तो इसको एक गंभीर रूप से लेने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऑफिस के द्वारा या प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बोलना चाहें, कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक लोकतंत्र में ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरीके से मोदी साहब के अब तक की छवि रही है कि वो किसी भी मसले को तुरंत क्लैरिफाई करते हैं या फिर उसको स्पष्ट कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक और दूसरा अगस्ता का जो है ना, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने चार्ज लगाया जी, वो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया। अगर वो लगाते तो बहुत अलग मामला हो जाता। तो ये हर एक पद की अपनी गरिमा है, उसको रहने देना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक और नीचा खड़ा होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जिन डेट्स का जिक्र राहुल गांधी ने किया है या जो कोर्ट में मामला है वो 2013 जहाँ तक मेरी जानकारी है मध्य से लेकर 2014 की शुरुआत के बीच की ये बात है। और उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस ने उस तरह की जो लीड्स थी उसको आगे नहीं बढ़ाया और इसका फिर उंगलियां वहीं पर घूम के पहुंचेंगी? नहीं, ये कहा जाता है ना कि रेड्स हुए इनकम टैक्स की तरफ से, और बाय द टाइम जो डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है तब तक सरकार चली गई थी, तो आगे फिर सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो अब कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड आ रही है वो ये है कि एक प्रोब होना चाहिए इसके अंदर। मैं प्रोब की भी बात नहीं कर रही, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ आसानी से कोई कुछ कह दे, प्रोब हो जाए। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतना वो नहीं होना, हल्का नहीं होना चाहिए चीज को। लेकिन एक रिस्पॉन्स जब चार्ज आता है, और जिसने किया है चार्ज उसकी दरकार, हाँ, उसके एक मुझे लगता है जरूरत है ये। चलिए देखना होगा कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है फिर नहीं आता। हो सकता है चुनावी महीने चल रहे हैं और ऐसे में कुछ खास वक्त पर भी रिस्पॉन्स नजर आए। बहुत शुक्रिया नीरजा आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। जब भी आगे बढ़ने का सवाल आया, हमने लखनवी अंदाज में झुककर कहा, पहले आओ। सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। उनकी नजर, उनका शहर में इस बार शरद जोशी का रचना संसार। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने जहां उनके फैसले को हैरानी भरा बताया, तो वहीं बीजेपी ने उनके काम की तारीफ की है। लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या सांठगांठ हुई, जिसके चलते नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली में प्रशासनिक मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार से खींचतान में उलझे नजीब जंग ने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटेंगे, जो उनका पहला प्यार है। नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आभार जताया। उन्होंने जो कारण बताए हैं उसमें मुख्यतः यही है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त व्यतीत करना चाहते हैं, और कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स भी उनके पास हैं जिसको वो परसू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग के फैसले को हैरानी भरा बताया। साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कई चीजों पे हम उनसे झगड़े भी हैं, कई चीजों पे अंदर बैठ के खूब बहस भी हुई है, कई चीजों पे उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका भी है। पर उस सब के बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए
एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली पानी में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं जो उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए किए हैं। बीजेपी ने कहा कि नजीब जंग ने अपना काम संविधान के मुताबिक किया। उन्होंने कोशिश की दिल्ली में अच्छे से काम करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन पर जब भी प्रहार हुए, वाद विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दबाव की वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर केंद्र सरकार ने इस वक्त एक अनसेरेमोनियस एग्जिट नजीब जंग जी को मिला है तो उसके पीछे कारण बताएं, और क्या डील हुई है नजीब जंग को हटाने के पीछे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके बारे में जानकारी दें। नजीब जंग को 9 जुलाई 2013 में दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली में प्रशासनिक मामलों से जुड़े अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में खींचतान चल रही थी। अदालत में मामला पहुंचने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को ही आखिरी फैसला लेने का अधिकार है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और जानकारी के साथ अनु दीवान जुड़ रही हैं। अनु, हालांकि रीज़न दिया गया है वापस स्टडी के लिए जाना, पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन वहां पर क्या खबरें हैं, किस तरीके की चर्चाएं हैं, असल वजह क्या दिख रही है इस इस्तीफे के पीछे? कविंदर, ज़रूरी बिल्कुल सही बात है कि सामने जो बोला जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि वो क्योंकि अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा समय मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों पर गौर करें, जिस तरह से एक लेटर उनका सामने आता है जिसमें उन्होंने छुट्टी के लिए अर्जी दे रखी थी, वो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, तो वो कहीं सवाल उठाती है कि जब छुट्टी के लिए अर्जी दे रखी थी, परिवार के साथ घूमने का पूरा कार्यक्रम तय था, तो इस बीच 22 दिसंबर को वो इस्तीफा क्यों दे देते हैं। तो इस तरह के तमाम चीज़ें हैं जो सामने आती हैं कई तरह से। जैसे आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही है कि क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन देता है, तो कहीं उपराज्यपाल को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो हार ना जाए। लेकिन अगर हम देखें तो इसके कई और पहलू भी हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी सरकार के साथ बेशक उनके कई नोकझोंक रही हों, कई सारे मसलों पे उनकी सहमति ना बनी हो, लेकिन हमेशा से वो केंद्र सरकार के जो नियम कानून तय थे उसी के हिसाब से काम करते आए थे, और केंद्र सरकार को भी इस तरह से उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज जब उनके ओएसडी से हमने पूछा कि उन्होंने अपना इस्तीफा किस तरीके से दिया है, खुद जाके दिया है कि अगर कोई विलिंग होता है, अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो वो खुद जाके सामने से देता है, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने मैसेंजर के थ्रू भेजा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, उनकी छुट्टी की अर्जी, मैसेंजर के थ्रू अपना इस्तीफा भेजना, ये कई तरह के सवाल उठाती है। शायद ये आने वाले वक्त में हमें इन सब सवालों के जवाब जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया अनु, बहुत अहम बात आपने कही कि छुट्टी की एप्लीकेशन 25 से और 1 तक, और उसके बाद मैसेंजर के जरिए इस्तीफा, यानी कि सब कुछ सामान्य सा प्रतीत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। केरल में सहकारी बैंकों पर छापेमारी की खबरों पर राज्य सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल सरकार के मुताबिक ये काम दुर्भावना से किया जा रहा है। उधर देश भर में नए नोटों की बरामदगी जारी है, जबकि कोलकाता से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। केरल के कई सहकारी बैंकों में छापेमारी की खबरों की राज्य सरकार ने निंदा की है। राज्य के सहकारिता मंत्री के सुरेंद्रन ने कहा कि ये कार्रवाई अच्छी नीयत से नहीं की गई है। अगर सहकारी बैंकों के कामकाज को लेकर कोई जांच की जाती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। खबरें हैं कि कोल्लम, कोझिकोड और मल्लापुरम में ये छापे मारे गए। सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन और विपक्षी यूडीएफ गठबंधन सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं देने की आलोचना कर चुके हैं। इन दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के सहकारी बैंकों को खत्म करना चाहती है। उधर देश भर में नए नोट पकड़ने का सिलसिला जारी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर गुरुवार तड़के 1 करोड़ 34 लाख के नए नोट पकड़े गए। ये सभी नोट 2000 के हैं। राजस्व अपराध निदेशालय ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग नकदी देश से बाहर ले जाने की फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के संभल से भी 20 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 16 लाख के नए नोट हैं। जो गाड़ी में ड्राइवर था उसने ये बताया है किसी अंशुल नाम के व्यापारी का, मुरादाबाद का है, जो अपना यहाँ से वसूली करके चंदौसी से मुरादाबाद ले जा रहा था। उसी की सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने इसको लेके आए यहाँ पर पकड़ा है। उधर कोलकाता से प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया है।
कारोबारी पर आरोप है कि उसने शिखर रेड्डी और रोहित टंडन के 25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को बदलवाने में मदद की। शिखर रेड्डी को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग का दावा है कि रेड्डी के यहां से 142 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। वहीं दिल्ली के रोहित टंडन के यहां से 13.5 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया गया है। इस बीच आयकर विभाग ने 20 दिसंबर तक 3300 करोड़ की काली कमाई पकड़ी है। 92 करोड़ के नए नोट भी बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने मंगलवार तक 734 तलाशी अभियान चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने हिंसा के लिए यूनाइटेड नागा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हालात को संभालने में नाकाम रही है। मणिपुर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने नगा समूहों की 51 दिन पुरानी आर्थिक नाकेबंदी खत्म कराने की मांग की। इन नेताओं ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं पा सकी। Even after providing the adequate security forces, state government is not doing well. So people are not getting the essential commodities, day-to-day materials. So we requested to the Home Minister. The Home Minister assured that he will do something to break the economic blockade on the national highway. उधर राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी ने बिगड़े हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र ने समय पर दखल दिया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। केंद्र सरकार नगा संगठनों से शांति वार्ता कर रही है और अगर वो दबाव डालें तो आर्थिक नाकेबंदी तुरंत खत्म हो सकती है। इस बीच राज्यसभा सांसद MC मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नाकेबंदी तुरंत खत्म कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरी सामानों की कमी हो गई है और इससे हर तबका परेशान है। दरअसल यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। अब हालात सामान्य हो रहे हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग के छापे के बाद पी राममोहन राव को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह गिरिजा वैद्यनाथन को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वैद्यनाथन इससे पहले भूमि प्रशासन में अतिरिक्त मुख्य सचिव थी। राव ने इसी साल जून में तमिलनाडु के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। आयकर विभाग ने बुधवार को पी राममोहन राव के घर और दफ्तर पर तलाशी ली और अफसरों ने 18 लाख नकदी के अलावा बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया था। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषी आबादी के लिए निजी कंपनियों में 100% रिजर्वेशन देने की तैयारी कर ली और इसके लिए श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार के नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी किया है। कन्नड़ निवासियों के लिए ये 100% का रिजर्वेशन IT और बायोटेक सेक्टर को छोड़ सभी प्राइवेट सेक्टर पर लागू होगा। ये रिजर्वेशन निजी कंपनियों की ग्रुप C और ग्रुप D नौकरियों में लागू होगा। इसके तहत उन सभी कंपनियों को रिजर्वेशन देना होगा जिन्होंने राज्य सरकार से कारोबार शुरू करने के लिए किसी भी तरह की सहूलियत ली है। अगर कोई कंपनी इस नए नियम को नहीं मानती तो उसकी दी जाने वाली राज्य सरकार की ओर से छूट खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खराब अनाज मिल रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले के मीडिया में आने के बाद स्थानीय अधिकारी अब इसकी जांच की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हाल। यहाँ लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो खाने लायक भी नहीं है। जिले में कुल 9 ब्लॉक हैं। कमोबेश यही हाल सभी जगहों का है। इस शिकायत के बावजूद दुकानदार उन्हें जबरदस्ती ये अनाज दे रहा है। कोटेदार कुछ करते ही नहीं। कोटेदार कहते हैं सब हमने प्रधान को दे दिया, जाओ प्रधान लेके आओ। प्रधान लेके आते हैं तो प्रधान आता ही नहीं यहाँ तक। कहाँ से खाएं? गल्ला हम ही लोग के लिए गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन 3-3 महीने हमको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? और मिलेगा भी तो वैसे ही मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात की भी शिकायत है कि ज्यादातर लोगों को राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो इस योजना के सही हकदार होते हुए भी सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं। तो चिमना मोय ना बा
जब सूची में नाम ना है तो राशन में पैबे ना करी, तो राशन कार्ड बनाओ कही थे, तो कहीं कि जो है जब सूची में नाम ना है तो राशन कार्ड बनबे ना करी। उसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा राशन था। गेहूं बिल्कुल आटे की तरीके से हो चुका था, इतने घुन लग चुके थे और चावल बिल्कुल काला पड़ गया था। लोगों की शिकायत पर स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आते ही उस पर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की बात की पुष्टि होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्ड धारकों को सही, साफ और शुद्ध गेहूं का वितरण कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत ये सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते आते बता दें कि आर अश्विन इस साल दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इस साल के आईसीसी अवार्ड में ऑफ स्पिनर आर अश्विन छाए रहे। चलिए इसी के साथ सिमटी पारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अश्विन को साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर चुना है। इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। ये ट्रॉफी हासिल करने वाले अश्विन तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। साथ ही वो गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। अश्विन से पहले राहुल द्रविड़ 2004 में और सचिन तेंदुलकर 2010 में ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। अश्विन को साल का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया है। वो द्रविड़ के बाद दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें एक साल में ये दोनों सम्मान मिले हैं। It's an absolute pleasure to be awarded with this great honor. I would like to dedicate this award to my family, and I would also like to thank ICC and most importantly my teammates. आईसीसी ने इन पुरस्कारों का ऐलान 14 सितंबर 2015 से 20 सितंबर 2016 के वोटिंग पीरियड के नतीजों के आधार पर किया है। इस दौरान अश्विन ने 8 टेस्ट मैचों में 48 विकेट लेने के साथ 336 रन बनाए। साथ ही अश्विन ने 19 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 27 विकेट भी लिए। अश्विन 2015 के आखिर में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज थे और 2016 में वे इस मुकाम पर कायम रहने में सफल रहे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी से रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। 42 साल के बाद ये पहला मौका है जब 2 भारतीय गेंदबाज आईसीसी रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आईसीसी ने 2016 के लिए टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान किया है। वनडे टीम का कप्तान विराट कोहली को घोषित किया गया है। हालांकि टेस्ट टीम में कोहली को जगह नहीं मिली है। टेस्ट टीम में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी अश्विन जगह पाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।